ठीक है, अरिथमेटिक ग्रोथ के बाद हम बात कर रहे थे ज्योमेट्रिक ग्रोथ में। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में जो कर्व होता है दैट इज सिग्मोइडल कर्व। मतलब उस कर्व में पहले लैग फेज होगा, क्योंकि जो नंबर ऑफ सेल्स देख रहे हो तुम 2 to 4, 4 से 8, 8 से 16, तो यहाँ पे गैप, नंबर ऑफ सेल्स का जो गैप है वो हर डिवीजन के बाद बढ़ता जा रहा है। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेल इंक्रीज कर रहा है। दैट्स वाई लैग फेज से सेल चली जाती है एक्सपोनेंशियल फेज में। फास्ट फास्ट सेल डिवाइड कर रही है, नंबर ऑफ सेल फास्ट बढ़ रहा है। उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द मीडियम और सराउंडिंग कंडीशन स्टेशनरी फेज आ जाता है। ये ऐसे कंटिन्यूअस नहीं, लीनियर नहीं बढ़ता जाएगा, वहां पे स्टेशनरी फेज आता है। फिर अगर ये कोई ग्रोथ सिस्टम है जिसमें आपने न्यूट्रिएंट की सप्लाई बंद कर दी है तो जो ये ग्रोथ है वो नीचे की तरफ आ जाएगा और उसको बोलते हैं डेथ फेज। क्लियर? तो लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिग्मोइडल कर्व। एंड सिग्मोइडल कर्व में आपको ध्यान रखना है, ये जो है आपका, ये आपके सभी लिविंग इसी को फॉलो करते हैं, लिविंग सिस्टम सिग्मोइडल कर्व को फॉलो करते हैं। फॉर्मूला था इसका W1 इज इक्वल टू W0 एक्सपोनेंशियल रेट RT। क्लियर? इसमें W1 फाइनल साइज, W0 इनिशियल, R ग्रोथ रेट, T टाइम ऑफ ग्रोथ एंड E के लॉगरिथम हम इसको निकालते हैं बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम। नेक्स्ट हम यहाँ पे कह रहे थे कि जो ग्रोथ है उसको हम दूसरे किस कंडीशन से मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ कैन बी एब्सोल्यूट, कैन बी रिलेटिव। या तो उस दिन उसका वो ग्रोथ है, तुम ऐसे बोल रहे हो कि ये इसका साइज इतना है, पर्टिकुलर लीफ का साइज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर है जस्ट सपोज, तो वो क्या है उसकी एब्सोल्यूट ग्रोथ। जब तुमने कंपेयर किया कि 2 दिन पहले इसकी साइज थी 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, नाउ द साइज इज 55 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दिस इज रिलेटिव ग्रोथ, रिलेट किया है तो। ठीक है, सेम वे में यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है दो लीफ का, लीफ ए एंड लीफ बी। लीफ ए की इनिशियल साइज दी हुई है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लीफ बी का इनिशियल साइज है 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। और जो फाइनल साइज है लीफ ए की, A1 दिया हुआ है, फाइनल स्टेज है दैट इज 10 सेंटीमीटर एंड लीफ बी का B1 साइज क्या है 55 सेंटीमीटर। मतलब एक हो गया तुम्हारा 5 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक हो गया है तुम्हारा 50 से 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यू कैन सी हियर कि जो गैप है, यहाँ पे भी गैप कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का, यहाँ पे भी गैप कितना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? लेकिन जब आप रेशियो की बात करते हो, यहाँ पे बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 100% ग्रोथ हुआ है। 5 5 2 जस्ट डबल हो गया है वो अपने साइज का, तो उसका साइज कितना बढ़ गया आपका 100%। लेकिन यहाँ क्या हुआ है 50 से 55, 50 से 55 बस इतना ही है, तो 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ पे ग्रोथ उसकी दैट मच नहीं है। रिलेटिव ग्रोथ इसकी, रिलेटिव ग्रोथ कितनी है 5 सेंटीमीटर की दोनों की। लेकिन जब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में हम बात करें कि इस लीफ की साइज अपनी इनिशियल साइज के 100% डबल हो चुकी है, एंड यहाँ पे आपके डबलिंग बस जस्ट एक कॉमन सा आपको गैप दिख रहा है वहां पे कि 50 सेंटीमीटर से वो 55 सेंटीमीटर स्क्वायर उसकी साइज हुई है। तो ये इमेज के फॉर्म में एग्जांपल दिया हुआ है, दैट इज अगेन इंपॉर्टेंट इमेज, क्वेश्चन भी आता है यहाँ पे। क्यों? So we can relate it with comparison of total growth per unit time is called the absolute growth rate. The growth of the given system per unit type expressed on a common basis. Example, per unit initial parameter is called the relative growth rate. हर initial parameter से आप comparison करते हुए करेंगे तो वो क्या हो जाएगा उसका relative growth rate। ठीक है बच्चों? कंडीशन फॉर ग्रोथ, कंडीशन फॉर ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ पे कंडीशंस क्या दे रहे हो ग्रोथ के लिए, वो एक्सटर्नल और इंटरनल अलग अलग कंडीशन से डिपेंडेंट होगा। उसमें न्यूट्रिएंट की सप्लाई कितनी चल रही है, उसमें फोटोसिंथेसिस का रेट क्या है, उसका रिक्वायरमेंट क्या है, वो प्लांट ग्रोइंग फेज में है, वो प्लांट सेनेसेंस के फेज में जा चुका है, तो दैट ऑल पोर्शन नीडेड टू बी मेंशन हियर। ठीक है बेटा? तो यहाँ पे जनरल चीज है,
प्लांट के फैक्टर्स हम देख रहे हैं कि एक्सटर्नली वो फैक्टर्स पे कुछ पे डिपेंडेंट है, लाइट, सोर्स ऑफ लाइट, वाटर, मिनरल, इन सब चीज पे, CO2 की अवेलेबिलिटी पे। इंटरनल प्रोसेस हो रहा है, देन वो लिविंग प्रोसेस, रेस्पिरेशन, जिससे उसको ATP मिल रहा है, वो वहाँ यूज हो रहा है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि देयर इज नंबर ऑफ फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ। क्लियर? तो कंडीशन फॉर ग्रोथ यहाँ पे ऐसे शॉर्ट में दिया है। एक अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन एंड री डिफरेंशिएशन। इन शॉर्ट हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। अच्छा, जो मैंने चलो, इन शॉर्ट हम बोले कि एक सेल मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड की और फॉर्म की, एक मेरिस्टेमेटिक एक परमानेंट की, एंड देन परमानेंट सेल इलोंगेट कर गई, मैच्योर कर गई। ठीक है, एक परमानेंट सेल बन गई, इसके पास कोई कैपेसिटी ऑफ डिवीजन नहीं है। तो उस केस में हम यहाँ परमानेंट सेल तक बनने की, मैचुरेशन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन। मेरिस्टेमेटिक सेल से परमानेंट सेल एलोंगेशन एंड मैच्योर की, तो वो अपने आप को डिफरेंशिएट कर ली। देन उस डिफरेंशिएट सेल में वापस मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आ गई फॉर द इंडक्शन ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। तो कंडीशनल या एक्सीडेंटल कंडीशनल आ सकती है वहां पे कि उसको डिवीजन करना पड़ जाए। तो एक परमानेंट सेल मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट हुई, दैट इज डी डिफरेंशिएशन। क्लियर? डी डिफरेंशिएशन, उसने दोबारा अपने आप को डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब नाउ मेरिस्टेमेटिक सेल जो बनी है, अब वो फिर से डिवाइड करेगी और नॉन डिवाइडिंग सेल्स को बना देगी। वो क्या हो जाता है? रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन कहाँ कहाँ हुआ? मेरिस्टेमेटिक से परमानेंट दो जगह बना हुआ है, उन्हीं को क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएशन एंड रीडिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन पहला वाला, रीडिफरेंशिएशन आखिरी वाला, एंड बीच में जो आपका परमानेंट से मेरिस्टेमेटिक बन रहा है, दैट इज डी डिफरेंशिएशन स्टेप। तो डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन का ये रिवाइज कर लेना, यहाँ पे बहुत कुछ नहीं बताना है। एग्जांपल्स देख लो बस एक बार। सेकेंडरी जाइलम, अब ये डिवीजन नहीं कर सकता। सेकेंडरी फ्लोएम, फेलोडर्म टिश्यू, एग्जांपल ऑफ री डिफरेंशिएटेड टिश्यू जो दोबारा फॉर्म होंगे और किसी परमानेंट सेल के मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी अटेन करने के बाद बने हैं। मतलब वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर, इंट्राफेसिकुलर, दोनों कैम्बियम आपस में मिलके वेस्कुलर कैम्बियम रिंग बना लेंगी, एंड उसके बाद वो डिवाइड करेगा। तो अपने आप को जो फाइनली परमानेंट टिश्यू में जिसके पास नो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन आएगा, रिटेन नहीं कर सकता है वो कैपेसिटी ऑफ डिवीजन को, वो स्ट्रक्चर बन जाएगा। डी डिफरेंशिएशन से क्या बना था आपका? कॉर कैम्बियम, पूरा का पूरा कॉर कैम्बियम आपकी परमानेंट सेल से बनती है। इंटरफेसिकुलर, क्योंकि इंट्राफेसिकुलर आपका प्राइमरी टिश्यू था, प्राइमरी टिश्यू से बना था, एंड इंटरफेसिकुलर आपका दोबारा डिफरेंशिएट होने से बना था। तो दैट इज डी डिफरेंशिएट, मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी आने से। डेवलपमेंट की बात करें तो वही ग्रोथ और डेवलपमेंट एक पूरी जो है लाइफ साइकिल है कि फ्रॉम बर्थ, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट टू डेवलपमेंट ऑफ रूट एंड शूट सिस्टम, एंड देन सेनेसेंस, लाइफ डेथ की तरफ चला जाता है। उसको बोलेंगे अपन क्या? कि वो पूरा के पूरा कंप्लीट उसने अपना लाइफ स्पैन को फॉलो कर लिया। तो यहाँ पे जस्ट जो आपका है कि डेवलपमेंट है एप्लीकेबल फॉर द टिश्यूज एंड ऑर्गन। अगर आप लीफ सिस्टम की बात करते हो वहां पे भी एप्लीकेबल होगा, एंड अगर आप ऑर्गन बोल रहे हो, टिश्यूज ऑर्गन को बोल रहे हो, तो उसमें भी लीफ शूट में एप्लीकेबल होगा ये। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि डेवलपमेंट के टाइम में अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह से डेवलपमेंट अलग अलग तरीके के दिख रहे हैं एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज के सेम स्ट्रक्चर में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लोकेशन के अकॉर्डिंग। जैसे एक स्पीसीज आपकी साउथ में लगी है, एक उसी की स्पीसीज आपकी नॉर्थ में लग रही है, तो दोनों के अपीयरेंस में चेंजेस हो सकते हैं। और यहाँ पे आप कौन से फीचर को ले रहे हो? लीफ को, विच इज द आइडेंटिफिकेशन फीचर ऑफ अ मॉर्फोलॉजिकल फीचर ऑफ अ प्लांट। So plants follow different pathways in response to environment or phases of life to form different kind of structure. This is called plasticity. Heterophily मतलब hetero means different type के, phyly means leaf, in cotton, coriander and larkspur.
ठीक है, ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला आपका साइकिल हो गया, मेरिस्टेमेटिक, डिफरेंशिएशन, एक्सपेंशन, मैचुरेशन, मैच्योर सेल, देन सेनेसेंस, देन सेल डेथ। तो हेट्रोफिली में एग्जांपल ध्यान में रखना बेटा, फिनोमिना जो हेट्रोफिली का एग्जांपल दिया आपको, बटर कप, लार्कस्पर, कॉटन, ठीक है, ये एग्जांपल ध्यान में रखना, लार्कस्पर एंड बटर कप। यहाँ पे आपको क्या देखना है कि एक ही जो इन्वायरमेंटल हेट्रोफिली है, दिस वन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। मेजरली इन एक्वेटिक प्लांट, उस एक्वेटिक प्लांट की एरियल लीफ डिफरेंट तरीके की है और जो वाटर के अंदर सबमर्ज्ड है उसका अपीयरेंस डिफरेंट तरीके से है। तो एग्जांपल इमेज पॉइंट ऑफ व्यू से और जस्ट नेम, और कुछ यहाँ से बहुत ज्यादा नहीं आता है। तो लार्कस्पर का आपको ए दिख रहा है, लार्कस्पर जिसमें जुवेनाइल और एडल्ट, वहां पे हेट्रोफाइली है। एंड बी में भी आपको टेरेस्ट्रियल एंड वाटर हैबिटेट दिख रहा है, एक तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे, और दूसरा एक्वेटिक हैबिटेट में हम बात कर रहे हैं कि एक्वेटिक प्लांट की एक वो सरफेस जो वाटर में है और वो सरफेस जो एरियल है, दोनों में हेट्रोफिली रिपोर्टेड हो रही है। Growth, differentiation and development are very closely related events in the life of a plant. यहाँ पे बात होगी ग्रोथ के एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक फैक्टर की। कौन डेवलपमेंट ऑफ प्लांट को, इसमें बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आ जाएगा, उसको कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब आप इंट्रासेलुलर बात करते हैं, इंट्रिंसिक बात करते हैं, मतलब वी टॉक अबाउट द, जब हम इंट्रिंसिक बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट द बोथ ब्रॉडर रेंज ऑफ इंटरसेलुलर फैक्टर एंड इंट्रासेलुलर, मीन्स सेल के अंदर मेनली क्या हो गया, डीएनए आरएनए उसका, तो डीएनए आरएनए प्रोटीन का फॉर्मेशन, उसका जेनेटिक कंपोजिशन, एंड इंटरसेलुलर फैक्टर उस पर्टिकुलर टिश्यू में क्या सिक्रीशन कैसे इम्पैक्ट कर रहा है, वो सभी आपके क्या हो गए, इंटरसेलुलर फैक्टर। और एक्सट्रिंसिक में क्या आ जाएगा आपका, टेम्परेचर, वाटर, इन्वायरमेंटल कंडीशन की, मिनरल्स कैसे हैं, ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है, न्यूट्रिटिव मिनरल्स क्या है, टेम्परेचर, वाटर, लाइट, रेन, इन सब का वहां पे वेरिएशंस आपको दिखेगा। क्लियर है। अब डिस्कवरी पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ध्यान में रखना है कुछ चीजें, कि चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवरी स्टार्ट की थी पीजीआर की, और डार्विन एंड डार्विन बेटे, पापा और बेटे दोनों मिलके एक थ्योरी दिए थे, जहां पे उन्होंने ये बोला था कि देयर इज समथिंग related, something, not what, they don't know, something is related which was present at the tip of the shoot, और इसको उन्होंने दिया था फोटोट्रोपिस के हेल्प से, एक लाइट के प्रेजेंस में मूवमेंट को शो करके। हार्मोन टर्म स्टार्लिंग ने दिया था, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। प्लांट हार्मोन को हम डिवाइड करें तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर और इनहिबिटर में आ जाता है। प्रमोटर में आपके आ जाते हैं ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। इनहिबिटर में आ जाएगा आपका इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। ठीक है, फोटोट्रोपिस सबको समझ में आ रहा है, फोटोट्रोपिस लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट। पहला जो डिस्कवर्ड हार्मोन था दैट इज ऑक्सिन, जो कि फोटोट्रोपिस को शो करता है। तो फोटोट्रोपिस के केस में ऑक्सिन क्या करेगा, मूवमेंट शो करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट, और इसी मूवमेंट की स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए गए वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस को देखा गया। तो जो डार्विन एंड डार्विन ने स्टडी किया था उसमें जब उन्होंने ओपन रखा शूट टिप को तो प्लांट मूव कर गया, शूट टिप को कट कर दिया तो कोई मूवमेंट नहीं दिखा, शूट टिप को कैप से, ओपेक कैप से उन्होंने क्लोज किया, मतलब यहाँ पे लाइट से रिलेटेड कुछ इंडक्शन हो रहा है और वो मूवमेंट को नहीं शो कर रहा है। शूट टिप को उन्होंने ट्रांसपेरेंट कैप से कवर किया तो भी मूवमेंट दिखा। शूट टिप में है या नहीं इसके लिए उन्होंने बेसल को फिर कवर किया तो भी मूवमेंट दिख रहा है। तो ये यहाँ तक का जो एक्सपेरिमेंट डार्विन एंड डार्विन ने किया 1880s तक, उससे हमें बस इतना पता चला था देयर इज सर्टेन फैक्टर विच प्रेजेंट ऑन द शूट टिप विच शो द फोटोट्रोपिस। क्लियर है बच्चा। फिर बॉयसन एंड जेंसन ने इसी को आगे बढ़ाया 1913 में, एंड उन्होंने क्या किया,
जिलेटिन ब्लॉक से सेपरेट किया शूट टिप को। जिलेटिन ब्लॉक से सेपरेट करने पे अगर ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स होगा, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, तो इट्स एक्ट लाइक इंसुलेटर, वो यहाँ से वहां ट्रांसफर नहीं करेगा, रुक जाता। तो यहाँ पे कि ये जो कुछ है वो केमिकल है या इलेक्ट्रिकल है, उसको चेक करने के लिए उन्होंने जेलेटिन का बॉक्स लगाया, फिर भी मूवमेंट दिखा, इट मीन्स कि दैट इज नॉट एनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल नहीं है, दिस इज केमिकल। क्लियर। जब माइका से लगाया तो माइका से रोकने से वहां पे केमिकल्स का भी ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ और तब मूवमेंट नहीं दिखा, दैट फाइनली दे सजेस्टेड दैट इट इज अ सर्टेन केमिकल। फिर आप क्या आते हैं, पॉल ने रूट टिप शूट टिप को कट करके लोकेशन थोड़ी सी चेंज करके रखा, तो वहां पे उन्होंने देखा मूवमेंट आ गया। फाइनली आपके जो साइंटिस्ट आएंगे दैट इज फाइनल वेंट। हाँ, वेंट आए आपके 1928 में। वेंट ने दिया एवेना कर्वेचर टेस्ट। एवेना मतलब आपके ओट्स के प्लांट में उन्होंने ऑक्सीजन की प्रेजेंस को, कर्वेचर को देखा बाय द मींस ऑफ यूजिंग ऑफ अगार ब्लॉक। अगार ब्लॉक में उन्होंने शूट टिप को कट किया और इससे सिक्रेशन को ब्लॉक पे लिया, और शूट टिप को रखने के बजाय उन्होंने इस ब्लॉक को रखा और देखा कि फोटो टॉपिस रिपोर्टेड, ठीक है, मूवमेंट वहां पे देखा। तो दैट इज रिलेटेड टू कि वहां पे सर्टेन केमिकल्स है, एंड दैट ऑल आर रिलेटेड टू डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट हार्मोन दैट इज ऑक्सीन। ऑक्सीन की डिस्कवरी इसी तरीके से हुई, फाइनली ऑक्सीन मिला। तो और सारे जो भी हार्मोन है वो बाय चांस डिस्कवरी वाले हैं, बाय चांस डिस्कवरी हुई। तो अलग अलग हार्मोन की थोड़ी अलग अलग स्टोरीज हैं, जो सब आपको अच्छे से वहां पे डिटेल में दिया था, आज डिटेल में नहीं ले रही हूँ। अभी ये इमेज है, इसको ध्यान में रखो कि इस इमेज में क्या क्या दिया हुआ है, ए बी सी एंड डी कंडीशन। सी और डी में कंफ्यूज नहीं होना है, सी क्या है ओपेक, डी क्या है ट्रांसपेरेंट। तो जहां जहां आपका लाइट अब्सॉर्ब हो रहा है, लाइट रिएक्ट कर रहा है, शूट टिप प्रेजेंट होनी चाहिए। बी में शूट टिप कट है, तो जब तक शूट टिप प्रेजेंट होगी और उस पर लाइट इंडक्शन करेगा तो वहां पे मूवमेंट दिखेगा। अब आ जाते हैं ऑक्सीन पे। ऑक्सीन क्या है, इंडोल डेरिवेटिव है। इंडोल डेरिवेटिव है, इंडोल रिंग, डाइऑक्सिन रिंग यहाँ पे प्रेजेंट होती है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑक्सीन। फर्स्ट टाइम आइसोलेट इसको किया गया था ह्यूमन यूरिन में एज अ एक्सक्रीटरी मटेरियल। यूरिन मतलब एक्सक्रीटरी मटेरियल, तो एक्सक्रीटरी मटेरियल में ह्यूमन यूरिन में ऑक्सीजन को आइसोलेट किया था पॉल एंड हैगन ने, स्मिथ ने 1931। क्लियर। क्या नाम था इसको, ऑक्जेनो ट्रायोलिक एसिड C18H32O5। 1934 में ऑक्सीजन बी को आइसोलेट किया गया एंड हेट्रोऑक्सीजन फ्रॉम यूरिन। ऑक्सीजन बी को कहा से किया गया था, कॉर्न जर्म ऑयल से, ठीक है, मेज वाला कॉर्न जो है उसी के जर्मिनेटिंग सीड से वहां पे ऑयल से एक्सट्रैक्ट किया गया, और ये सारे हार्मोन एक्सट्रैक्शन से ही है। हेट्रोऑक्सीजन आल्सो नोन एज इंडोल 3 एसिटिक एसिड, दिस इज द बेस्ट नोन नेचुरल ऑक्सीजन। और इसी को फिर आइडेंटिफाई किया गया था कि जो नेचुरली अकरिंग ऑक्सीजन है दैट इज IAA, ठीक है। सारे ऑक्सीजन में क्या होगी, एंडोल रिंग होगी। ट्रिप्टोफान के डेरिवेटिव है ये, ट्रिप्टोफान अमाइनो एसिड है, वहां से ये डेरिवेटिव बनेंगे। क्लियर। सबसे यूनिवर्सल, हर जगह हर प्लांट में प्रेजेंट ऑक्सीजन कौन सा है, IAA, फाउंड इन ऑल प्लांट। मल्टीपल पाथवे हैं, अलग अलग पाथवे से डीएमिनेशन वगैरह होने के बाद एट द एंड आपको इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है एदर बाय डीएमिनेशन और बाय डीकार्बोक्सिलेशन और ऑक्सीडेशन डीएमिनेशन, किसी भी प्रोसेस से जो कई पाथवे हैं इसके, एंड इंडोल एसिटिक एसिड का सिंथेसिस हो जाता है। मूवमेंट की बात करें तो पोलर मूवमेंट को शो करता है, एपिकल टिप पे, एपेक्स पे ज्यादा फॉर्मेशन में, ज्यादा कंसंट्रेशन में फॉर्म होता है। 75% एपेक्स सूट एपेक्स पे है, वो मूव करेगा रूट की तरफ, एंड 25 रूट एपेक्स पे है, वो मूव करेगा शूट की तरफ। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा कि जो मूवमेंट है उसको आप क्या बोल रहे हो, पोलर मूवमेंट। पोलर मूवमेंट में बेस की तरफ मूवमेंट किया तो दैट इज बेसिपिटल, फ्रॉम एपेक्स टू बेस, एंड टिप की तरफ मूव किया तो एक्रोपिटल। मूवमेंट डिफ्यूजन कैसे करता है, सेल टू सेल डिफ्यूजन करता है ऑक्सीजन, नॉट ट्रेवल्ड बाय द
वेस्कुलर बंडल। फिर ये हमने ग्रोथ वाला बताया था, एक्सपेंशन ऑफ द सेल वॉल। यहाँ से किसी को कोई डाउट है? अदरवाइज हम स्किप करते हैं इसको। ठीक है, जस्ट आप एसिडिक कंडीशन को ध्यान में रखना है। IAA-IAH का कॉम्बिनेशन बनेगा, दैट ट्रेवल्स टू अनदर सेल, डिफ्यूज हो जाएगा, एंड डिफ्यूज होने के ही टाइम वहां पे जो सेल वॉल पे वो रुका हुआ था वहां पे वो एक्सपेंसिन प्रोटीन के साथ वर्क करेगा और उसको लूजनिंग कर देगा। एज ए रिजल्ट प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट जो फॉर्म होंगे सेकेंडरी डिपोजिशन वाले, वो फॉर्म होके सेकेंडरी वॉल को फॉर्म कर एक्यूमुलेट होके सेकेंडरी वॉल को बनाएंगे और आपका साइज बढ़ जाएगा। एजेंट ऑरेंज ध्यान में रखना है, 2,4-D 2,4,5-T, ये आपके VD साइड्स हैं, दोनों आर्टिफिशियल हैं, सिंथेटिक ऑक्सीजन में है। 2,4-D और 2,4,5-T वियतनाम अटैक, एजेंट ऑरेंज, ठीक है, ये सारे खरपतवार जो होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का नाम PCIB टीबा, कॉटन बॉल को पिक करने में टीबा को यूज करते हैं। फुल फॉर्म इसका है ट्राई हाइड्रोबेंजोइक एसिड, टीबा। बायोएसी के लिए हमको ध्यान में रखना है, एवेना कर्वेचर टेस्ट कहाँ पे कर रहे हैं? शूट टिप की तरफ कर रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा? कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट आ सकता है ऑप्शन में बेटा, एवेना कोलियोराइजा कर्वेचर टेस्ट, एवेना कोलियोप्टाइल कर्वेचर टेस्ट। क्लियर? FW बैंड जिन्होंने लास्ट में डिस्कवरी किया था उन्होंने एवेना सटाइवा को इसकी डिस्कवरी की एंड देन आइसोलेट किया, मतलब बायोएसे किया इसका कि ये प्रेजेंट है। कोई भी केमिकल जो बायोलॉजिकल फंक्शंस को कर रहा है, प्रमोट कर रहा है, उसके ऐसे उसके कंसेंट्रेशन, उसके इफेक्ट को मेजर करना क्या हो जाता है? बायोएसे। फंक्शन में देखें, अब एकदम फास्ट हम यहाँ से थोड़ा सा बढ़ाते हैं। सेल इलोंगेशन, सेल को बढ़ाना। एपिकल डोमिनेंस मतलब लैटरली एक्सिलरी वर्क नहीं करेगा, धीरे वर्क करेगा, ठीक है। एपिकल साइड में तेजी से ग्रोथ होगी, तो एपिकल डोमिनेंस। कंट्रोल ऑफ एब्सिशन लेयर, ऑक्सीन एब्सिशन लेयर को फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, डिले करता है, लेकिन एक बार अगर एब्सिशन लेयर बनी है तो उसको वो प्रमोट करता है। दिस इज द पॉइंट विच यू शुड नोट दैट। वीड कंट्रोल, अगेन जो आपने एजेंट ऑरेंज वाली बात की वो क्या हो गया? वीड, अनवांटेड प्लांट्स की ग्रोथ को कंट्रोल करेगा। रूट डिफ्रेंसिएशन, रूट को डिफ्रेंशिएट करेगा कहाँ पे? जहां पे वेजिटेटिव ग्रोथ में आपने स्टेम कटिंग से या स्टेम से या किसी वेजिटेटिव पोर्शन से आप नए प्लांट को बनाना चाहते हो, वहां पे इनिशिएशन ऑफ रूट, फॉर्मेशन ऑफ रूट अकर्ड बाय द ऑक्सिन। दिस इज द क्वेश्चन, साइटोकाइनिन नहीं, ऑक्सिन करता है ये काम, ठीक है। और ऑलरेडी ऑलरेडी बनी हुई रूट को इनिबिट करता है, रूट ग्रोथ को प्रमोट साइटोकाइनिन करता है, इनिबिट ऑक्सिन करता है, बट जहां पे नहीं बनी हुई है वहां पे प्रमोट करेगा। पार्थेनोकार्पी, इंडक्शन ऑफ फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट द फर्टिलाइजेशन इज नोन एज पार्थेनोकार्पी। कंट्रोल ऑफ लॉजिंग, लॉजिंग मतलब जब आप तेज हवा वगैरह चलती है तो सारी की सारी क्रॉप जो लेट जाती है, बारिश हुई बहुत तेज तो लेट जाती है, उसको कंट्रोल कर देगा। तो अगर आप क्रॉप के ऊपर ऑक्सीजन का स्प्रे किए हुए हो तो आपकी क्रॉप कंपैरेटिवली अदर क्रॉप्स जो फील्ड में लगी होंगी उनसे ज्यादा वहां पे सस्टेन करने की एबिलिटी उनके पास होगी। फ्लावरिंग, ऑक्सीजन हेल्प इन डिलेइंग इन द फ्लावरिंग। ध्यान से देखो, ये क्वेश्चन दिया था मैंने, तुम लोग कंफ्यूज हुए थे। लेट्यूस ऑक्सीजन हेल्प इन डिलेइंग इन द फ्लावरिंग, क्यों? क्योंकि उसकी लीफ हम कमर्शियली यूज करते हैं, एज ए सैलेड हम लेट्यूस की लीफ यूज करते हैं, दैट्स वाई वहां पे फ्लावरिंग को डिले करना है और वेजिटेशन ग्रोथ को ही बढ़ाना है। तो फ्लावरिंग में हमें ध्यान में रखना है, फ्लावरिंग को पाइनएप्पल में NA, ये भी क्वेश्चन आया था, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड प्रमोट्स कर रहा है पाइनएप्पल में फ्लावरिंग। यूज ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज द कॉटन सीड फॉर्मेशन। डिफरेंशिएशन ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, जो डिफरेंशिएशन हो रहा है जाइलम और फ्लोएम का, उसको भी प्रमोट कर रहा है। सेक्स एक्सप्रेशन, फीमेल फ्लावर को प्रमोट करता है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर इन कुकुरबिटा फैमिली, कुकुरबिटेसी फैमिली, कुकुरबिट्स। मेज एप्लीकेशन, अब ये आपका क्वेश्चन है, ये सब चीजें देखोगे नहीं तो गलत होता है फिर से। मेज एप्लीकेशन ऑफ NAA ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस, differentiation can induce formation of hermaphrodite or female flower in a male inflorescence.
मेल इन्फ्लोरेसेंस वाला कौन कॉप था वो, उसमें इंडक्शन हो गया, या तो फीमेल फ्लावर बन रहा है या तो हर्मेफ्रोडाइट, बोथ मेल एंड फीमेल। दस ऑक्सीजन कॉज द फीमेलनेस इन प्लांट। हीलिंग, कहीं पे भी इंजरी होगी वहां पे इंड्यूस करेगा डिवीजन को और हील कराएगा। ठीक है, इसी को ट्रॉमेटिन, केमिकल भी याद रखना, ट्रॉमेटिक एसिड ट्रॉमेटिन बोलते हैं, एंड ट्रॉमेटिन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीन। नोड्यूल फॉर्मेशन, स्टिमुलेट करेगा लेगुमिनेशिया फैमिली के जो पल्सेस हैं उनमें नोड्यूल के फॉर्मेशन को। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन को इंक्रीज करेगा। आप जब इलोंगेशन कर रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा उसको एनर्जी चाहिए तो रेस्पायरेशन बढ़ जाएगी। ठीक है, ये एग्जांपल इमेज याद रखना, एपिकल डोमिनेंस से रिलेटेड इमेज है। एपिकली डोमिनेंट रहेगा तो लेटरल बर्ड ग्रो नहीं कर पाएगा, एपिकल डायरेक्शन में ग्रोथ होती रहेगी। अगर आप इस डोमिनेंसी को ब्रेक करोगे तो लेटरल ग्रोथ। ऑक्सेनोमीटर से इसको मेजर कर सकते हैं। इसमें जेसी बोस का हमें ध्यान में रखना है, क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ ये अभी भी पूरे अर्थ पे, पूरी दुनिया में ये सबसे ज्यादा एक्यूरेट मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट है क्रेस्कोग्राफ, जो कि एक प्रिंटिंग, कार्बन प्रिंटिंग करके देता है। जैसे जैसे ग्रोथ होगा तो वो प्रिंट बना देगा, लेवल को खुद ही प्रिंट कर देता है, मेजर नहीं करता। तो उससे हमें बहुत एक्यूरेट रेंज मिलता है। तो डायरेक्ट मेथड, ऑक्सेनोमीटर एंड क्रेस्कोग्राफ। नाउ नेक्स्ट हार्मोन इज जिब्रेलिन। तो थक गए, कुछ ज्यादा कंटेंट हो गया है। जिब्रेलिन, जिब्रेलिन का मेनली क्या काम है? वीक एसिडिक हार्मोन है, और आपका यहाँ पे, वहां पे ऑक्सीन रिंग था, यहाँ पे क्या होगा? जिबेन रिंग होगा। सेल एलोंगेशन, उसका मेन सेल को ग्रोथ कराना था। यहाँ पे सेल एलोंगेशन विद रिस्पेक्ट टू टिश्यू है, मतलब उस पूरे जोन की सेलुलर एलोंगेशन करके ये साइज को बढ़ाएगा। इस जो डिस्कवरी हुई थी उसके पीछे एक डिजीज है, पकाने डिजीज। पगाने डिजीज जो होती है वो आपकी फ्यूजेरियम मोनलीफॉर्म फंजाई से होती है। एंड बकाने डिजीज क्या था कि फुलिश डिजीज ऑफ द राइस, जिसमें आपको राइस के लंबे लंबे प्लांट दिख रहे थे लेकिन उसमें क्रॉप नहीं लगती। क्लियर? इसको बोलते हैं जिब्रेलिन का डिस्कवरी का स्टोरी। एंड जिब्रेलिन ए जो डिस्कवर्ड किया गया था, उसके बाद 18 जिब्रेलिन और मतलब 105 जिब्रेलिन, 100, हाँ, जिब्रेलिन मोर देन 100 डिस्कवर हो चुके हैं, 105 प्लस डिस्कवर्ड है ऑलरेडी। और इसकी सिंपल सी चीज है कि यहाँ पे जिबेन रिंग प्रेजेंट है विद द एसिडिक ग्रुप। एसिडिक ग्रुप है, COH ग्रुप है, दैट्स व्हाई इट इज अ वीक एसिडिक एसिड। मूवमेंट कैसे होगा? नॉन पोलर मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन वाया द जाइलम एंड फ्लोएम। क्लियर? ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम और फ्लोएम को यूज करेगा। एंटी जिब्रेलिन, एंटी ऑक्सिन, एंटी साइटोकाइनिन, ऐसे जहां जहां एग्जांपल दिए हैं उनको आप नोट करके रखें। मैलिक हाइड्रोजाइड, CCC इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोकोलिन क्लोराइड, क्लोरोक्लोनिन क्लोराइड, या साइकोसिल। देखो इस साइकोसिल में भी 3C आता है, यहाँ पे भी CCC है। क्लोरोकोलिन क्लोराइड। बायो एसिड, ड्वार्फ पी बायो एसिड। आप सिंपल, आप ड्वार्फ पी प्लांट है उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट करोगे तो उसकी साइज बढ़ जाएगी, पर उसका जीन ड्वार्फ का ही रहेगा। ठीक है, बार्ली एंडोस्पर्म बायोस्पर्म, एंडोस्पर्म में भी आप इलोंगेशन करके इसको चेक कर सकते हैं। तो दो टेस्ट किए गए थे, एक पी प्लांट पे, एक बार्ली प्लांट पे, और उससे बायो एसिड मतलब इफेक्ट ऑफ जिब्रेलिन को नोटिस किया गया था। अगेन फंक्शन देखें तो स्टेम इलोंगेशन, लीफ एक्सपेंशन, रिवर्सेबल ऑफ ड्वार्फिस, लीफ के साइज को बढ़ाना हो, स्टेम को इलोंगेट करना है, ड्वार्फिस को रिवर्स करना है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल, जो आप की जेनेटिक्स थी उसके अकॉर्डिंग आपके अंदर जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन, मतलब उस पर्टिकुलर प्लांट में जिब्रेलिक एसिड का फॉर्मेशन कम हो रहा था। लेकिन जब आपने उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दिया तो एक्सटर्नली वहां पे GA का फॉर्मेशन हो गया, एंड दैट्स व्हाई इंक्रीज इन साइज हो जाएगा। फोल्डिंग इफेक्ट अगेन इंपॉर्टेंट है। फोल्डिंग इफेक्ट रिवर मतलब आपके नेचर के अगेंस्ट है। तो आप कैबेज या बर्ड बर्ड जो होती है उनको यूज करते हो क्योंकि आप उनका लिफी स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो कमर्शियली,
तो यहाँ पे अगर आप उसको ट्रीट कर दोगे तो हर एक लीफ की स्ट्रक्चर में यहाँ पे बहुत सारे इंटरनोड प्रेजेंट है, वही सारे इंटरनोडल रीजन दो नोड के बीच में वो इलोंगेट कर जाएंगे एंड इट कन्वर्ट्स इनटू अ प्लांट लाइक स्ट्रक्चर। इसी को बोलते हैं बोल्टिंग इफेक्ट। क्योंकि ये कमर्शियली एक्सेप्टेबल नहीं है तो इसको डिनाई कर दिया गया था, इसको नहीं अप्लाई किया जाता है रोजेट प्लांट्स, कैबेज एंड हैनबेन। एंजाइम का फॉर्मेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ब्रेकिंग ऑफ सीड डॉर्मेंसी करता है। सीड डॉर्मेंसी को ब्रेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन जो है दैट इज जिब्रेलिक एसिड। जब आपका इम्बिप्शन हुआ, वाटर एब्जॉर्ब हुआ, देन जो एलोरन लेयर में इन सारी चीजों में जो इंडक्शन होगा हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स का, उसका फॉर्मेशन जिब्रेलिक एसिड स्टार्ट करता है एंड वहां से मेटाबॉलिक रेट इंक्रीज हो जाती है सीड की, और सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक हो जाती है। क्लियर है? तो ब्रेकिंग ऑफ डॉर्मेंसी, पार्थेनोकार्पी अगेन इट इज रिलेटेड टू फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट द फर्टिलाइजेशन। एग्जाम्पल है यहाँ पे एप्पल, टोमेटो एंड पियर। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ध्यान में रखना आपको, ग्रेप्स का साइज ऑफ ग्रेप्स देख लो, सीड का प्रेजेंस की बात कर लो, जो इनका अंदर पल्प है उस पल्प के कंसंट्रेशन की बात करो, वो सब जिब्रेलिक एसिड टेस्टेड क्रॉप में आपको ज्यादा दिखेगा। ड्यूरेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होती है, और जो नेचुरल एग्जिस्ट कर रहा है उसकी ड्यूरेबिलिटी कम हो जाती है, वो जल्दी खराब हो जाते हैं, बट स्वीटनेस ज्यादा होती है। सेक्स एक्सप्रेशन अगेन ध्यान में रखना, फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर को प्रोmote करता है। तो आपका मोनोशियस प्लांट है, जेनेटिकली फीमेल प्लांट लाइक कैनबिस, उसके अंदर फीमेल फ्लावर की जीन है लेकिन उसमें फॉर्मेशन ऑफ मेल फ्लावर इंड्यूस कर देगा। मेल फ्लावर मतलब स्टेमिनेट फ्लावर। सब्स्टिट्यूशन फॉर वर्नलाइजेशन, वर्नलाइजेशन क्या है? लो टेम्परेचर में रिप्रोडक्टिव फेज को इंड्यूस होना, दैट इज वर्नलाइजेशन। अब वर्नलाइजेशन के लिए टेम्परेचर का वेट ना करके उसको अगर जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट किया तो बाई एनुअल क्रॉप जो 2 सीजन में डेवलप कर रही थी वो क्रॉप एक सिंगल सीजन में ग्रो कर जाएगी, एंड दैट अचीव्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ जिब्रेलिक एसिड। माल्ट एल्ड अगेन प्रोडक्शन ऑफ माल्ट। अब बार्ली वगैरह आप लोग अल्कोहलिक प्रोडक्शन में एज अ सबस्ट्रेट बार्ली यूज होता है, तो वहां पे ऐसी बार्ली जिसमें माल्ट प्रोडक्शन ज्यादा हो तो ऑब्वियसली मार्केट में उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, तो इसलिए एग्रीकल्चर में उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीट कर दो। डिलेड रैपनिंग, डिले कर रहे हैं इंटेंशनली रैपनिंग को ताकि फ्रूट जो हो वो थोड़ा बड़ा हो जाए, उसके अंदर जो पल्प है वो बढ़ जाए, तो इस तरीके की चीजों को करके रैपनिंग को रोक नहीं रहा है, डिले कर रहा है ताकि उसके अंदर का फ्रूटी पोर्शन बढ़ जाए, तो इसमें रोल प्ले कर रहा है जिब्रेलिक एसिड। सीड जर्मिनेशन, क्या क्या इसने सीड डोमिनेशन को ब्रेक किया है तो जर्मिनेशन फेज में ले जाएगा। और पॉजिटिव फोटोब्लास्टिक सीड्स ऑफ लेट्यूस, ठीक है, इनकम्प्लीट डार्कनेस मतलब ऐसे लेट्यूस का एग्जांपल यहाँ पे दिया है जो लाइट के प्रेजेंस में सीड जर्मिनेशन को शो करेगा, उसको डार्क के डार्क में मतलब इन एब्सेंस ऑफ लाइट वहां पे सीड का फॉर्मेशन है। दिस इज रिलेटेड टू जिब्रेलिक एसिड। कमर्शियली सबसे ज्यादा यूज होने वाला हार्मोन आपका जिब्रेलिक एसिड और एथाइलिन, ध्यान में रखो। साइटोकाइनिन, as the name indicate, for the cytokinesis which promotes the cell division, तो हर उस जगह जहाँ पे सेल डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे सेल के नंबर्स बढ़ रहे हैं, वहां पे साइटोकाइनिन हार्मोन वर्क कर रहा होगा। अगेन जो ये है डेरिवेटिव है वो यूरिया डेरिवेटिव है, अमाइनो प्यूरिन प्यूरिन डेरिवेटिव है, या यू कैन से सिंपली यू कैन से इट इज द प्यूरिन डेरिवेटिव। ठीक है, तो प्यूरिन अमाइनो प्यूरिन है, प्यूरिन से डेरिवेटिव होके बना है, और यहाँ पे ये भी कई इंडिविजुअली वर्क कर सकता है और ऑक्सीजन के साथ भी वर्क करता है। इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एक तो काइनिन टर्म, दूसरा जिएटिन टर्म। काइनिन से भी ऑप्शन में दिया रहता है, जिएटिन से दिया रहता है, और साइटोकाइनिन गायब कर देता है, तो आपको ये टर्म्स थोड़े से ध्यान में रखना। मिलर, स्पूग एंड स्ट्रॉन्ग ने इसको आइसोलेट किया था अगेन टिश्यू कल्चर ऑफ टोबैको, निकोटियाना टोबैको के टिश्यू कल्चर से फॉर्मेशन किया था। क्लियर? अब सिंथेटिक प्रोडक्शन इसके लिए वो ये भी अगेन इंपॉर्टेंट, आपका हेरिंग स्पर्म दैट इज फिश, उसके स्पर्म से इसको आइसोलेट किया गया।
फिश क्या स्पर्म से लिया गया, मतलब वहां डीएनए होगा, डीएनए है मतलब प्यूरिन होगा, फिर वहां पे ये डेरिवेटिव की तरफ यूज हुआ। अब यही हमें इंडिकेट करता है कि हम कोई भी ऐसा चीज जो कि जिसका जेनेटिक मटेरियल बहुत एक्टिव है, जैसे एंडोस्पर्म, तो हम कोकोनट मिल्क को यूज करें, तो वो सब चीजों को यूज करने से टिश्यू कल्चर टेक्निक में ग्रोथ रेट इंक्रीज हो। क्लियर? तो ये थोड़ी सी चीजें ध्यान में रखना। पोलर होगा मूवमेंट, अगेन पेसिपिटल मूवमेंट होगा, क्योंकि फंक्शन इसका फंक्शनली इट इज एक्टिव टुवर्ड्स द रूट सिस्टम, दैट्स व्हाई मूवमेंट इज पेसिपिटल। बायोएसिड, टोबैको, लीफ सेनेसेंस एंड रूट इनहिबिशन टेस्ट। टोबैको के पिथ कल्चर, साइटोकाइनेसिस वहां पे इंड्यूस करेगा क्योंकि सेल डिवीजन इंड्यूस करेंगे पिथ के अंदर। रिटार्डेशन ऑफ लीफ सेनेसेंस एंड रूट इनहिबिशन टेस्ट। साइटोकाइनिन का फंक्शन सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, लीफ डिस्क से हम देख रहे हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट, दैट इज इंपॉर्टेंस कि जो नेचुरली जो ग्रोथ टाइम है लीव्स का, फ्रूट्स, फ्लावर्स का, फ्रूट्स का, उसको ये डिले कर दे रहा है। मेनली लीफ में रिपोर्टेड हुआ था, उसको बोलते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट। क्लियर? पैंथियम के प्लांट पे इन्होंने इसकी स्टडी की। नाउ लेक्चर ओवर होने वाला है, रिज्वाइन करो थोड़ा सा, 5 मिनट का टाइम देगी, मैं मैसेज करती हूँ, फिर तुम लोग रिज्वाइन करना। जो डिमांड था वो वाले क्वेश्चन तक तो अभी पहुंचे नहीं है, इसलिए ले लेते हैं थोड़ा आधे घंटे का लेक्चर और